किचन का काम निपटाकर जैसे ही सपना अपने कमरे में जाने लगी तभी उसके कानों में ननद की आवाज़ आई। माँ, कपड़े तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं और कितने अच्छे भी हैं, फिर भी आपने भाभी को इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का चेहरा उतर गया था। देखा नहीं, अपनी बेटी की बात सुन उसकी माँ ने जो कहा उसे सुनकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा खेल हो रहा था इस घर में उसके साथ। सपना की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में उसे कभी इज्जत नहीं मिली। जब भी वह मायके से कुछ लाती, चाहे मिठाई हो, साड़ी हो या कोई गिफ्ट, तो उसकी सास सबसे पहले ताना मारती, बहू तेरे मायके वालों को कुछ देना आता है, हर चीज़ में कमी, ऐसा लगता है जैसे तुम उनकी बेटी नहीं बोझ हो। कुछ भी पकड़कर पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी पत्नी की बात सुन पीछे से सोहन लाल भी बोले, अरे भाग्यवान, किससे पूछ रही हो? इन लोगों के पास तो तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। तभी तो इन्हें इतना भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कैसा सामान देते हैं। सही कहा पापा, आपने भाभी के मायके से कभी कुछ आया भी तो नहीं जो अच्छा हो, कभी देखा नहीं। माँ बाप के साथ साथ उनकी बेटी काव्या भी बोल पड़ी। पूरा परिवार मिलकर सपना को ताने देने लगा। यहाँ तक कि उसका पति रोहन भी धीरे धीरे उन्हीं जैसा होता जा रहा था। एक बार सपना की माँ ने उसके लिए अपने हाथ से बनी मिठाई भेजी। मिठाई देख रोहन ने कहा, क्या सपना, क्या है ये सब? कम से कम अच्छी मिठाई तो बेचते तुम्हारे मायके वाले, किसी के आगे देने लायक भी नहीं है। दोस्तों के पास भी ले जाऊंगा तो सारे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। रोहन की बात सुन बबीता जी और काव्या हंसने लगे। ये सब देख सपना की आंखों में आंसू आ गए। सपना चुपचाप सब कुछ सहती रही। हर ताना सीधे उसके मायके पर जाकर रुकता, जिससे उसकी माँ अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। लेकिन बेचारी मजबूर थी। वह जानती थी कि हर बहू की यही कहानी है, फिर फालतू में सबके मुंह क्यों लगना। और कुछ कहेगी तो यही होगा कि बहू जबान चलाती है। खैर, कुछ दिनों बाद एक दिन सपना की छोटी बहन घर आई। सपना की भाभी को भतीजा हुआ था। इस खुशी में मायके वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसी का कार्ड और मिठाई के साथ साथ पूरे परिवार के लिए जो कपड़े माँ ने भेजे थे लेकर सपना की बहन आई थी। उसने बड़े ही आदर से बबीता जी से कहा, मम्मी जी, भतीजा हुआ है, उसके नामकरण में सबको लेकर ज़रूर आइएगा। बबीता जी ने कार्ड उठाया और मुंह बनाते हुए कार्ड बिना देखे ही ताना मार दिया, इतना सस्ता कार्ड और मिठाई भी, और ये कपड़े किसने खरीदे हैं? तुम लोगों को पता नहीं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। इतना कहते हुए बबीता जी सपना की बहन को देखने लगी। बेचारी एकदम से घबरा गई। तभी काव्या ने भी मुंह बनाते हुए कहा, कौन जाएगा ऐसी जगह? भाभी के घर वाले तो जैसे हर बार बेइज्जती का न्योता देने आते हैं। अब सोहन लाल जी क्यों पीछे रहते? वे भी दो बातें जोड़ने लगे। भाई, अब जिसकी जितनी हैसियत रहेगी उतना ही तो देगा ना। गलती हमारी है, अपनी हैसियत पता होने के बावजूद भी ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। सबकी बातें सुन सपना की बहन की आंखें भर आई। वह कुछ नहीं बोली, कार्ड वहीं रखकर चुपचाप चली गई। सपना ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, खून के आंसू रोई कि ये लोग उसके साथ जो करते हैं सो करते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी बहन को भी नहीं छोड़ा। गुस्से में अपने कमरे में जाकर सपना ने सीधा अपनी माँ को फ़ोन किया और धीमी लेकिन ठोस आवाज़ में बोली, माँ, इन्हें नामकरण में बुलाने की क्या ज़रूरत थी? बिना बात के ही ताने देते रहते हैं ये लोग। बेटी की बात सुन उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लड़की वाले हैं, हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ताने देने वालों का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते। और दुनिया में ऐसा कोई भी ससुराल दिखा हो जहां ताने सुनने को नहीं मिलते हों। सब कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए भी हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ दें तो दुनिया में कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। फिलहाल तो सपना की माँ ने उसे समझा दिया था, लेकिन सपना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर मायके की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ करना था जिससे इन लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन क्या? बस यही सोच रही थी, तभी वह माँ से बातें कर रही थी कि बबीता जी की आवाज़ आई। फ़ोन रखकर वह बाहर गई तो देखा पूरा परिवार अपने अपने कपड़े देख रहा था। बबीता जी के लिए साड़ी, काव्या के लिए सूट, सोहन लाल जी के लिए भी कपड़ा, रोहन के लिए भी और सपना के लिए भी एक साड़ी थी। देखने में कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन सपना को देखकर हैरानी हुई कि सबका मुंह बना हुआ था। सपना को देखते ही बबीता जी ने गुस्से में कहा, बहू, ये क्या है? ये क्या मजाक है? तुम्हारी माँ तो हद ही करती है। ऐसे कपड़े हम पहनते हैं?
इतना फीका फीका रंग समझ नहीं है उनको। कौन से ज़माने में रहती हैं तुम्हारी माँ? आजकल ऐसे कपड़े कौन पहनता है? इससे अच्छा तो कुछ नहीं देती। हम कौन से उनके कपड़ों के भूखे हैं? देना है, खुशी जतानी है तो ढंग का दो, नहीं तो रहने दो। मना कर देना था। आइंदा से हमें कपड़े देने की ज़रूरत भी नहीं है। काव्या ने भी अपनी बात जोड़ दी। सोहनलाल जी ने भी अपना कपड़ा उठाकर टेबल पर फेंक दिया। और रोहन, उसने बस इतना कहा, सपना कम से कम दामाद की हैसियत तो देख लेते तुम्हारे घर वाले। जाओ जाकर सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाओ, दिमाग खराब हो गया है। पति की बात सुन सपना चुपचाप किचन में चली गई। उसकी नज़र में कपड़े तो बहुत अच्छे थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे उसके मायके के थे, बल्कि कपड़े वाकई में अच्छे थे। कपड़े देकर जैसे ही सपना अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कानों में काव्या की आवाज़ आई, माँ कपड़े तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं और कितने अच्छे भी हैं, फिर भी आपने भाभी को इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का चेहरा उतर गया था, देखा नहीं? अपनी बेटी की बात सुन बबीता जी ने जो कहा, उसे सुनकर काव्या की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा खेल हो रहा था उसके साथ। बबीता जी ने कहा, अरे बेटा, मुझे भी पता है कि कपड़े काफ़ी महंगे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, नॉर्मल पहनने लायक नहीं है, लेकिन क्या है, अगर हम इन कपड़ों को बोल देंगे कि बहुत अच्छे हैं, तो जब उसके नामकरण में जाएंगे तो फिर तो कपड़े मिलेंगे ही ना। तो उसकी माँ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हल्का ही कपड़ा पकड़ा दे। इसीलिए मैंने दिमाग लगाया कि अगर हम बोलेंगे कि कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो वह और भी अच्छे कपड़े खरीदेंगी और भी महंगे खरीदेंगी। समझा करो मेरी बात को। मेरी बातों के पीछे कोई लॉजिक होता है। बबीता जी की बातें सुन काव्या, रोहन और सोहनलाल जी सब मुस्कुरा पड़े। फिलहाल थोड़ी देर हैरान रहने के बाद सपना का भी दिमाग चल गया। मुस्कुराई तो वह भी, लेकिन कुछ और सोचकर। अब उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी माँ ने जो कपड़े भेजे हैं वे सबको पसंद आए हैं और ये लोग जानबूझकर नाटक कर रहे हैं। बस उनके इसी नाटक का सपना को अंत करना था। फिलहाल सपना शांत रही, कुछ भी नहीं बोली और कुछ दिन बाद नामकरण के 2 दिन पहले ही मायके चली गई। जाते जाते बबीता जी ने उन्हें साफ साफ बोल दिया था, बहू, अपनी माँ को बोल देना कि हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है और अगर देना है तो ढंग का कुछ दें। बबीता जी की बात सुन सपना ने कुछ भी नहीं कहा, शांत रही। नामकरण का दिन आया। टाइम पर पूरा परिवार पहुंच गया था। सपना के घर वालों ने उनका अच्छे से स्वागत किया, अच्छी खातिरदारी भी हुई, लेकिन फिर भी पूरी पार्टी के दौरान पूरे परिवार का मुंह बना हुआ था, जैसे वह किसी मजबूरी में आए हों। सपना सब कुछ चुपचाप देख रही थी। सारा कार्यक्रम खत्म हुआ, सबने विदाई ली। सपना को 2 दिन बाद जाना था। 2 दिन बाद जब वह ससुराल पहुंची तो उसने देखा उसके मायके से मिले हुए गिफ्ट और उसकी भाभी ने भतीजे की खुशी में जो नेक दिया था वह सब सामने रखा था। सब कुछ देखने के बाद बबीता जी की आंखें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। इसे देख सपना अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने बबीता जी को ठोकते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी जी, मेरे नेक और मेरे कपड़े आपको पसंद नहीं आए? तो बबीता जी ने कहा, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया। क्या भाई, हम तो लड़के वाले हैं, कुछ रेट होती है, भूल गई क्या तुम्हारी माँ? तो सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, माँ को तो सब याद था, लेकिन मैंने ही उनसे कहा था कि माँ, आपके दिए हुए कपड़े और सामान मेरे ससुराल वालों की हैसियत के बराबर नहीं होते। मम्मी जी की सोच बहुत पुरानी है, पसंद अच्छी नहीं है और आपके दिए हुए कपड़े ये पहनते भी नहीं हैं, इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया था कि आप लोग कपड़े ना दें। आपने भी तो कहा था ना कि मना कर देना, तो मैंने भी माँ को साफ साफ मना कर दिया कि आज के बाद आप लोगों के लिए वह कभी भी कुछ भी नहीं भेजेंगी, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है ना। कहते हुए सपना मुस्कुराते हुए चली गई। सपना की बातें सुन बबीता जी, काव्या, सोहनलाल जी और रोहन सबका मुंह बन गया। काव्या तो गुस्से से अपनी माँ से बोली, माँ, हो गया, निकल गई ना तुम्हारी सारी चालाकी, दिखा लो चालाकी। इतने अच्छे कपड़े मिले थे फिर भी जानबूझकर कमी निकाल रही थी। लो और बनाओ चालाकी, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहते हुए
पैर पटककर काव्या भी चली गई। सब गुस्से में बबीता जी को घूरने लगे। बबीता जी बेचारी, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से पासा कैसे पलट गया। आज तक तो मेरा दिमाग कभी गलत हुआ ही नहीं है, इस बार मेरे साथ इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। और इधर अपने कमरे में दरवाजे के बाहर खड़ी सपना सबका मुंह देखकर मुस्कुरा रही थी और मन ही मन बोली, और निकालो कमी। आपको क्या लगा दुनिया भर की चालाकी बस आपके ही पास है? अब ना कुछ आएगा और ना कोई कमी निकलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।